क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी बहुत तेज रफ्तार से भाग रही है और हम सब बस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं? इस दौड़ में शायद ही किसी ने हमसे पूछा हो, तुम क्या चाहते हो? वे तुम किस दिशा में जाना चाहते हो? या क्या तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारा दिल चाहता है? शायद नहीं। हमारे समाज में एक तय रास्ता बना दिया गया है। स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद MBA या कोई और डिग्री, और फिर एक नौकरी, और फिर एक लंबी इंतजार भरी जिंदगी। लेकिन क्या कभी आपने ठहर कर खुद से पूछा है, क्या वाकई ये रास्ता जरूरी है? क्या बिना किसी बड़ी डिग्री के भी हम एक सफल उद्यमी, बिजनेस लीडर या सोचने समझने वाला इंसान बन सकते हैं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल उठा है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, बुक FM पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो है द पर्सनल MBA 10th एनिवर्सरी एडिशन, जिसे लिखा है जॉश कॉफमैन ने। ये कोई आम किताब नहीं है, ये एक क्रांति है। ये एक ऐसी सोच है जो कहती है आपको किसी महंगे कॉलेज की जरूरत नहीं है अगर आप बिजनेस या जीवन के बड़े फैसलों को समझना और लेना चाहते हैं। जॉश कॉफमैन हमें बताते हैं कि खुद को सिखाना ही असली शिक्षा है। जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा था तो मेरे भीतर कुछ टूटकर फिर से जुड़ने जैसा महसूस हुआ। मुझे लगा काश मैंने ये पहले पढ़ी होती, क्योंकि ये किताब वो सब कुछ सिखाती है जो असल जिंदगी में वाकई काम आता है। जैसे कि मूल्य निर्माण कैसे करें, किसी उत्पाद या सेवा को बाजार तक कैसे पहुंचाएं, बिक्री कैसे करें, सिस्टम को कैसे समझें, और सबसे अहम, फैसले कैसे लें जो हमारी जिंदगी को बदल सकें। जॉश कॉफमैन कहते हैं आप वो सब कुछ सीख सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं, जब आप सीखना चाहते हैं, और इसके लिए आपको किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और सच कहूं तो यही बात सीधे दिल को छू जाती है। इस वीडियो में हम सिर्फ इस किताब की बात नहीं करेंगे, हम उस सोच को महसूस करेंगे जो इसे हर दूसरी बिजनेस बुक से अलग बनाती है। हम जानेंगे कि कैसे आप भी अपने लिए एक पर्सनल MBA तैयार कर सकते हैं। ऐसा MBA जो केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि आपको खुद को पहचानने का नजरिया भी देता है। हम सभी के अंदर कुछ बड़ा करने की चाह होती है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो डर जाते हैं या समाज की उम्मीदों के नीचे दब जाते हैं। पर यही किताब हमें याद दिलाती है आप असाधारण काम करने में सक्षम हैं। बस जरूरत है सही सोच, सही उपकरण और थोड़ा सा साहस जुटाने की। तो आइए आज इस किताब के सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जहां हर अध्याय, हर विचार और हर उदाहरण हमें एक नई ऊर्जा, नई दृष्टि और जीवन को समझने का एक नया तरीका देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, मूल्य निर्माण यानी वैल्यू क्रिएशन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की हर सफल कंपनी, हर बिजनेस, हर इनोवेशन की जड़ में क्या छुपा होता है? क्या ऐसा कोई रहस्य है जो अमेज़न, एप्पल, गूगल या किसी छोटे स्थानीय व्यापारी को भी लोगों का पसंदीदा बना देता है? जवाब है मूल्य यानी वैल्यू। कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव की, जहां एक बूढ़ी अम्मा गर्मियों की तपती दोपहर में नींबू पानी बेचा करती थीं। उनके नींबू पानी में कुछ खास नहीं था, वही नींबू, वही पानी, वही चीनी। लेकिन जब भी कोई उस गांव से गुजरता वो जरूर रुकता। कोई कहता ये पानी मेरे बचपन की याद दिलाता है, कोई कहता इसमें मां जैसा सुकून है। उस अम्मा के पास ना MBA की डिग्री थी, ना कोई फैंसी मार्केटिंग स्किल, लेकिन उनके पास था एक ऐसा जादू जो सीधा दिल से जुड़ता था। वो था असल मूल्य निर्माण का हुनर। जॉश कॉफमैन इसी हुनर की बात करते हैं। उनका कहना है कि किसी भी बिजनेस की नींव तब रखी जाती है जब आप किसी की जरूरत को गहराई से समझते हैं और उसके लिए एक समाधान तैयार करते हैं। लेकिन समाधान सिर्फ दिखावे वाला नहीं, बल्कि ऐसा जो वास्तव में उस इंसान की जिंदगी को थोड़ा और आसान, बेहतर या खूबसूरत बना दे। मूल्य निर्माण कोई बहुत भारी भरकम शब्द नहीं है, यह एक भावना है। यह वह सोच है जो कहती है मैं किसी के जीवन में सुधार कैसे ला सकता हूं। जब कोई किसान अपने खेत में अच्छी उपज देने वाला बीज बनाता है, वह मूल्य बना रहा है। जब कोई कलाकार एक गीत रचता है जो टूटे दिलों को सुकून देता है, वह मूल्य बना रहा है। जब एक इंजीनियर ऐसा ऐप बनाता है जिससे लाखों लोगों का काम आसान हो जाता है, वह भी मूल्य का ही सृजन कर रहा है। जॉश कॉफमैन बताते हैं कि कोई भी बिजनेस सिर्फ इस पर टिकता है कि वह कितनी अच्छी तरह से मूल्य पैदा करता है। चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस, सबसे पहली जरूरत यही होती है
कि वह किसी समस्या को हल करे या किसी जरूरत को पूरा करे। और यह तभी संभव है जब आप लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करें, उनकी परेशानियां, उनकी इच्छाएं, उनका दर्द, उनका सपना। इस दुनिया में करोड़ों लोग हैं और हर किसी के पास कोई ना कोई समस्या है। कुछ को समय की कमी है, कुछ को स्वास्थ्य की, कुछ को ज्ञान की और कुछ को सुकून की। अगर आप उनके लिए एक सच्चा समाधान बना पाते हैं तो आप न सिर्फ एक बिजनेस बना रहे हैं बल्कि लोगों की जिंदगी में वास्तविक बदलाव ला रहे हैं। यही सच्ची उद्यमिता है। जॉश कॉफमन यह भी समझाते हैं कि मूल्य निर्माण एक स्किल है जो सीखी जा सकती है, विकसित की जा सकती है और किसी भी क्षेत्र में इस्तेमाल की जा सकती है। आप चाहे लेखक हों, कोडर हों, टीचर हों या कारीगर, अगर आप समझ पाएं कि आपके काम का असली मूल्य कहां है तो आप दुनिया में अपनी जगह खुद बना सकते हैं। आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, वहां वही लोग टिकते हैं जो निरंतर मूल्य पैदा करना जानते हैं, जो अपने काम के जरिए दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाना जानते हैं। और यह सोच, यह नजरिया आपको किसी कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। यह आप खुद सीखते हैं, अनुभव से, गलतियों से और लोगों की जरूरतों को समझकर। तो अगर आप भी इस दुनिया में कुछ खास करना चाहते हैं, एक सफल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या फिर अपने काम में एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल जो आपको खुद से पूछना चाहिए वो यह नहीं कि मुझे क्या चाहिए, बल्कि ये, मैं दूसरों के लिए क्या बना सकता हूं जो उन्हें वाकई चाहिए। क्योंकि जब आप लोगों की जरूरतों का हल बन जाते हैं तब आप सिर्फ पैसे नहीं कमाते, आप याद रखे जाते हैं। चैप्टर 2, विपणन यानी मार्केटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि बाजार में लाखों उत्पाद होने के बावजूद कुछ ही ब्रांड हमारे दिलों में जगह क्यों बना पाते हैं? क्यों कुछ नाम सुनते ही हमारी आंखों में उनकी छवि उभर आती है और हम बिना ज्यादा सोचे समझे उन पर भरोसा कर लेते हैं? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, मार्केटिंग यानी विपणन। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, नाम है अर्जुन। उसने अपने गांव में आम की चटनी बनाई जो बेहद स्वादिष्ट थी। हर किसी ने कहा, वाह अर्जुन, ये तो कमाल की चटनी है। लेकिन फिर भी वह दिन रात परेशान था कि कोई ग्राहक नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि लोगों को कैसे बताना है कि उसकी चटनी बाकियों से अलग और बेहतर है। यही तो सबसे बड़ी भूल होती है। केवल अच्छा उत्पाद होना काफी नहीं है। जब तक लोग जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे कि वो चीज उनके लिए कितनी जरूरी है, तब तक वे उसे अपनाएंगे नहीं। मार्केटिंग यहीं से शुरू होती है, लोगों के दिल और दिमाग में जगह बनाने से। जॉश कॉफमन यही कहते हैं कि एक बिजनेस की सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने ग्राहकों का ध्यान कैसे खींचते हैं और फिर उस ध्यान को कैसे विश्वास में बदलते हैं। आज के दौर में अटेंशन एक बहुत कीमती संपत्ति बन चुकी है। लोग हर तरफ से डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं, नोटिफिकेशंस, एड्स, ट्रेंड्स, रील्स, नॉइज। ऐसे में अगर आप अपने मैसेज को सीधा उनके दिल तक पहुंचा पाएं, वो भी उनके दर्द, उनकी जरूरतों और उनके सपनों को समझते हुए, तो आप दूसरों से अलग खड़े हो सकते हैं। मार्केटिंग का असली मतलब किसी को मनाना नहीं होता, बल्कि समझाना होता है कि आपके पास जो समाधान है वो उनकी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। और ये काम आपको लाउड स्पीकर लेकर नहीं, बल्कि एम्पैथी और समझदारी से करना होता है। एक अच्छा मार्केटर वो होता है जो अपने ग्राहकों से बातचीत करता है, उनकी भाषा बोलता है, उनके अनुभवों को समझता है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब किसी ने अपने बिजनेस में बहुत मेहनत की, बढ़िया प्रोडक्ट तैयार किया, लेकिन लोग नहीं आए, वो निराश हो गया। लेकिन जब किसी ने उस उत्पाद की कहानी बतानी शुरू की कि ये किस वजह से खास है, किस सोच से बना है और कैसे किसी की जिंदगी में फर्क ला सकता है, तभी जाकर लोगों का जुड़ाव शुरू हुआ। यही वो पल होता है जब ग्राहक सिर्फ ग्राहक नहीं रहता, वो आपका समर्थक बन जाता है। मार्केटिंग एक साइकोलॉजिकल यात्रा है, एक इमोशनल कनेक्शन है। ये केवल ये नहीं कहती कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, बल्कि ये कहती है मैं तुम्हें समझता हूं और तुम्हारी जिंदगी को आसान बना सकता हूं। जब कोई ब्रांड ये बात सच्चाई और संवेदना से कहता है तो वही ब्रांड हमारे दिलों में बस जाता है। आज अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, यूट्यूब चैनल हो, कोई किताब, कोई ऐप या कोई सेवा, तो मार्केटिंग आपके पहले कदमों में से एक होना चाहिए। और ये सिर्फ एड्स चलाने से नहीं आता, ये आता है अपने कस्टमर्स को गहराई से समझने से,
उनके सवालों, उनकी उम्मीदों और उनकी लैंग्वेज को पहचानने से। जॉश कॉफमन हमें ये समझाते हैं कि मार्केटिंग का मूल उद्देश्य अटेंशन पाना नहीं है, बल्कि ट्रस्ट बनाना है। और जब एक बार ये ट्रस्ट बन जाता है तो आपको अपने उत्पाद को बेचना नहीं पड़ता, लोग खुद खरीदने आते हैं। सोचिए, क्या आप भी अर्जुन की तरह हैं? क्या आपके पास भी कुछ अनोखा है जो दुनिया को चाहिए, लेकिन आप बस ये नहीं समझ पा रहे कि लोगों तक पहुंचें कैसे? तो एक बात याद रखिए, जब आप अपने विचार, अपने उत्पाद या अपनी सेवा को सही तरह से पेश करना सीख लेते हैं, तो यही मार्केटिंग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। चैप्टर 3, बिक्री यानी सेल। क्या आपने कभी सोचा है कि हम किसी चीज को खरीदने का फैसला क्यों करते हैं? क्या वजह होती है कि कोई व्यक्ति बाजार जाता है सिर्फ देखने के लिए, लेकिन लौटते वक्त उसके हाथ में एक बैग होता है, कुछ ऐसा लेकर जो उसने सोचा भी नहीं था। असल में हम सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, हम अनुभव, भावनाएं और उम्मीदें खरीदते हैं। बिक्री को अक्सर एक चालाकी भरा, जोर डालने वाला काम माना जाता है, पर सच्चाई यह है कि बिक्री इंसानी जुड़ाव की सबसे गहरी प्रक्रिया है। यह वो पल है जब एक इंसान दूसरे इंसान की जरूरत को पहचानता है, उसकी समस्या को समझता है और उसके लिए समाधान प्रस्तुत करता है, बिना दबाव, बिना दिखावे, सिर्फ सच्ची नीयत से। कल्पना कीजिए, एक गर्म दोपहर में आप थक कर चूर हो चुके हैं, गला सूखा है और सामने एक ठेले पर खड़ा आदमी आपको मुस्कुराकर कहता है, भाई साहब, एकदम ठंडा नींबू पानी है, सारी थकान उतर जाएगी। क्या आप उस पल मना कर पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि उस एक लाइन में वो हर चीज थी जिसकी आपको जरूरत थी, राहत, ताजगी और अपनापन। बिक्री ठीक ऐसा ही है। यह वह कला है जहां सही समय पर सही शब्दों के जरिए हम ग्राहक की जरूरत को पहचानते हैं और उसे समाधान की दिशा में ले जाते हैं। जॉश कॉफमन यही समझाते हैं, एक अच्छा सेल्स पर्सन वही होता है जो सुनना जानता है, जो सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेचता, बल्कि सामने वाले की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। बहुत से लोग इसलिए खरीदारी नहीं करते क्योंकि उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि जो चीज आप दे रहे हैं वह उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगी। जब तक क्लैरिटी नहीं होगी, कोई निर्णय नहीं होगा। इसलिए एक प्रभावी विक्रेता वह होता है जो आसानी से, बिना शब्दों का बोझ डाले, बहुत सहज ढंग से ग्राहक को यह दिखा दे कि उसका जीवन इस प्रोडक्ट या सेवा के साथ कितना बेहतर हो सकता है। सबसे जरूरी तत्व है विश्वास। अगर ग्राहक को आपकी बातों में दिखावा लगा तो वह पीछे हट जाएगा, लेकिन अगर उसे लगा कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो वह सिर्फ खरीदेगा ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी आपके बारे में बताएगा। और यही होती है ट्रू सेल्स, जो लंबे समय तक असर छोड़ती है। कई बार लोग अस्वीकृति से डरते हैं, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा, पर हर ना एक हाँ के और करीब ले जाता है। हर मना करना एक सीख है। क्या आप सही तरीके से बात कर रहे थे? क्या आपने सुना या सिर्फ बोला? क्या आपने समझा कि सामने वाला क्या चाहता है? जॉश कॉफमन कहते हैं, एक सफल विक्रेता बनने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले को सिर्फ ग्राहक न समझें, बल्कि एक इंसान समझें, उसकी भावनाएं, इच्छाएं और आशंकाएं पहचानें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेचते, आप समाधान, भरोसा और आशा बेचते हैं। तो अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं, प्रोडक्ट, सेवा या अपना विजन, तो याद रखें, बिक्री सिर्फ लाभ कमाने का माध्यम नहीं, यह सेवा का कार्य है। यह किसी की जरूरत को पूरा करने का माध्यम है। और जब आप यह समझ जाते हैं, आप एक साधारण विक्रेता से एक प्रभावशाली वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं। चैप्टर 4, मूल्य वितरण यानी वैल्यू डिलीवरी। क्या आपने कभी किसी चीज को बड़े जोश और उम्मीद के साथ ऑनलाइन ऑर्डर किया है, लेकिन जब वो आपके हाथों में आई तो आप निराश हो गए? शायद पैकिंग खराब थी, या प्रोडक्ट टूटा हुआ था, या फिर वो वैसा निकला ही नहीं जैसा दिखाया गया था। उस पल जो निराशा होती है वो सिर्फ एक उत्पाद की असफलता नहीं होती, वो भरोसे की टूटन होती है। अब जरा सोचिए, आप एक बिजनेस शुरू करते हैं, आपने प्रोडक्ट को सोच समझकर बनाया, मार्केटिंग की, लोगों को आकर्षित किया, उन्होंने ऑर्डर दिया, और फिर अगर आप उस वादे को पूरा नहीं कर पाए जो आपने किया था, तो सारा सिस्टम वहीं ढह जाता है। यही वह जगह है जहां मूल्य वितरण की भूमिका शुरू होती है। किसी ग्राहक को एक अच्छा अनुभव देना सिर्फ डिलीवरी बॉक्स तक सीमित नहीं होता, ये उस भावना का हिस्सा है जो आप ग्राहक के दिल में पैदा करते हैं। जब वो आपका उत्पाद खोलता है, जब वो पहली बार उसका इस्तेमाल करता है,
जब वो आपको दोबारा याद करता है। एक ग्राहक जब पैसे देता है तो वो सिर्फ एक वस्तु नहीं खरीदता, वो आप पर भरोसा करता है। और जब आप उस भरोसे का सम्मान करते हैं तो वही एक बार का ग्राहक आपके ब्रांड का सच्चा प्रचारक बन सकता है। जॉश कॉफमन हमें याद दिलाते हैं कि किसी भी सफल बिजनेस का असली इम्तिहान तब होता है जब वह अपने वादे को कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल और वर्ल्ड क्लास तरीके से पूरा करता है। इसका मतलब सिर्फ समय पर प्रोडक्ट देना नहीं है, बल्कि उस हर बारीकी का ख्याल रखना जो ग्राहक के अनुभव को खास बनाती है। मान लीजिए एक छोटा सा बेकरी व्यवसाय चलाने वाला कोई व्यक्ति है। वो दिन रात मेहनत करता है, अपने ग्राहकों के लिए केक और ब्रेड तैयार करता है। अगर उसकी बेकरी हर बार ताजगी, स्वाद और मुस्कान के साथ ग्राहक को वो चीज दे जिसके लिए उन्होंने पैसा दिया है, तो वह ग्राहक बार बार लौटेगा। लेकिन अगर एक दिन वो ब्रेड बासी निकली, डिलीवरी लेट हुई या पैकिंग में गड़बड़ थी, तो उस मेहनत पर एक दाग लग सकता है। व्यवसाय चलाना सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, ये एक अनुभव बनाना है जो आपके ग्राहक को याद रहे। वैल्यू डिलीवरी का मतलब है आपने जो वादा किया उसे पूरे दिल से निभाना। और इसमें सिर्फ प्रोडक्ट की गुणवत्ता ही नहीं, बल्कि डिलीवरी की स्पीड, ग्राहक सेवा, पैकिंग, रिटर्न पॉलिसी और यहां तक कि ग्राहक की शिकायतों को कैसे संभालते हैं, ये सब कुछ आता है। हर बार जब आप अपने ग्राहक को वैल्यू डिलीवर करते हैं तो आप अपने ब्रांड के लिए एक और मजबूत ईंट जोड़ते हैं। धीरे धीरे यह ईंटें मिलकर एक ऐसा किला बन जाती हैं जहां भरोसा, सम्मान और दीर्घकालिक सफलता की दीवारें खड़ी होती हैं। जॉश कॉफमन यही सिखाते हैं कि आपको अपने बिजनेस को एक ऐसी मशीन की तरह बनाना होगा जो बिना रुके, बिना थके हर बार वैसा ही अनुभव दे सके जैसा ग्राहक को चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब आप हर पहलू को एक सिस्टम की तरह देखें। ऐसा सिस्टम जो फेल न हो, जो सुधारा जा सके और जो आपकी नीयत और प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब बने। एक उद्यमी का असली मूल्य तब नजर आता है जब वह केवल बिक्री नहीं करता, बल्कि उस बिक्री को एक विश्वसनीय अनुभव में बदल देता है। तो अगली बार जब आप कुछ बेचें, सिर्फ ये मत सोचिए कि आप क्या दे रहे हैं, सोचिए कि आप कैसा महसूस करा रहे हैं। क्योंकि प्रोडक्ट भुलाया जा सकता है, लेकिन अनुभव हमेशा याद रहता है। चैप्टर 5, वित्त यानी फाइनेंस। कभी सोचा है कि पैसे से जुड़ी बातें सिर्फ अमीरों की चिंता क्यों मानी जाती हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर इंसान को यह समझ हो कि पैसा कैसे काम करता है, कैसे बहता है, कैसे रुकता है और कैसे बढ़ता है? हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने में तो दिन रात जुटे रहते हैं, लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये जानने के लिए शायद ही कभी रुकते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जो दिन रात मेहनत करता है, एक छोटा बिजनेस चलाता है, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उसे अपने बच्चों की स्कूल फीस भरने में मुश्किल होती है। वो सोचता है कि मेहनत तो बहुत करता हूं, फिर भी पैसा हाथ में नहीं रुकता। ऐसा इसलिए नहीं कि वो व्यक्ति आलसी है या उसमें क्षमता की कमी है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पैसे की भाषा नहीं जानता। और यही वो जगह है जहां ये ज्ञान जिंदगी बदल सकता है। वित्त को लेकर हमारा दृष्टिकोण अक्सर डर और भ्रम से भरा होता है। हमें लगता है कि अकाउंटिंग, कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, ये सब कुछ केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के लिए होता है। लेकिन सच यह है कि पैसा हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हर दिन, हर घंटे, हर निर्णय में। अगर हम इसे समझना शुरू करें तो हम अपने भविष्य को खुद डिजाइन कर सकते हैं। जॉश कॉफमन इस विचार को बेहद सरल लेकिन सशक्त तरीके से हमारे सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि व्यापार केवल कमाई करने का नहीं, समझदारी से पैसा प्रबंधित करने का भी खेल है। एक अच्छा व्यापारी वही है जो जानता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है और क्यों जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटा सा कैफे चला रहे हैं। लोग आते हैं, कॉफी पीते हैं, खुश होकर जाते हैं। रोज की कमाई ठीक है, लेकिन महीने के अंत में जब आप बैठते हैं तो समझ नहीं आता कि मुनाफा कहां गया। आप कर्मचारियों को तनख्वाह दे चुके हैं, किराया चुका दिया है, सामग्री के पैसे भी दिए हैं, फिर भी जेब खाली है। यही वो स्थिति है जहां फाइनेंस की सही समझ आपको वो दृष्टि देती है जो सिर्फ मेहनत से नहीं मिलती। यहां हम सीखते हैं कि कैश फ्लो ही बिजनेस की सांसें होती हैं। अगर कैश फ्लो सही नहीं है तो चाहे आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो, आप जिंदा नहीं रह सकते। यह समझना जरूरी है कि मुनाफा और नकद प्रवाह, प्रॉफिट वर्सेस कैश फ्लो, दो अलग चीजें हैं। एक और जरूरी बात यह भी है कि व्यापार में हर चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, यानी आप जो भी खर्च करते हैं वह किसी और अवसर को खो देने की कीमत हो सकती है।
जॉश कॉफमन एक और सुंदर बात कहते हैं, पैसा कभी भावनाओं से नहीं चलता, यह संख्याओं से चलता है, तथ्यों से चलता है और निर्णयों से चलता है। लेकिन इंसान तो भावनाओं से ही जुड़ा होता है ना? इसलिए हमें दोनों का संतुलन सीखना पड़ता है, दिल और दिमाग का। जब आप जानने लगते हैं कि आपका व्यापार कहां से पैसा कमाता है और कहां से खोता है, तब आप केवल एक व्यापारी नहीं रहते, आप एक रणनीतिक सोच रखने वाले लीडर बन जाते हैं। पैसे का सही अर्थ यह नहीं है कि आप करोड़ों कमा लें। इसका मतलब यह है कि आप जानें किसी भी विचार को आर्थिक रूप से कैसे स्थिर बनाया जाए, कैसे निवेश किया जाए, कहां कटौती की जाए और कैसे सुनिश्चित किया जाए कि आपका प्रयास सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि फलने फूलने के लिए हो। यही वो ज्ञान है जो बड़े बड़े MBA प्रोग्राम्स में भारी भरकम फीस लेकर सिखाया जाता है। लेकिन इस किताब के माध्यम से जॉश कॉफमन हमें दिखाते हैं कि यदि हम अपने पैसे से दोस्ती कर लें तो वह हमें आजादी देता है, सुरक्षा देता है और वह आत्मविश्वास भी, जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकता है। चैप्टर 6, मानव मस्तिष्क यानी द ह्यूमन माइंड। क्या आपने कभी खुद को ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा है जो आप जानते थे कि गलत है, फिर भी आपने किया? या कभी आप खुद को किसी काम में लगाना चाहते थे लेकिन आपका मन ही नहीं माना? सोचिए, ऐसा क्यों होता है? आखिर हमारा दिमाग, जो दुनिया का सबसे जटिल सिस्टम माना जाता है, कभी कभी इतना उलझा हुआ क्यों लगता है? चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं। राहुल एक 28 साल का लड़का है जिसने हाल ही में अपनी ड्रीम जॉब शुरू की थी। वह काफी स्मार्ट था, मेहनती भी, लेकिन हर बार जब उसे कोई मुश्किल टास्क मिलता, वह खुद को टाल मटोल करते हुए पाता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मोबाइल पर रील्स देखना, ये सब उसकी आदत बन गए थे। उसका दिमाग हर उस चीज की तरफ भागता जो आसान थी, और जरूरी चीजें जो उसे आगे ले जा सकती थीं, उन्हें वो टालता रहता। शायद राहुल जैसा संघर्ष आपने भी किया है या कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां हमें अपने दिमाग को समझने की जरूरत है, ना कि उसे सिर्फ दोष देने की। मानव मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है, एक जो सोचता है, प्लान करता है, लॉजिक पर चलता है, और दूसरा जो फील करता है, डरता है और अक्सर तात्कालिक खुशी की तलाश करता है। इसे कुछ लोग रैशनल माइंड और इमोशनल माइंड भी कहते हैं। अब सोचिए, जब आप सुबह जल्दी उठने का निर्णय लेते हैं, वो निर्णय आपका सोचने वाला दिमाग लेता है। लेकिन जब अलार्म बजता है और आप स्नूज दबा देते हैं, तो जीतता कौन है? इमोशनल माइंड। यही संघर्ष हमारी हर आदत, हर फैसला, हर असफलता और सफलता के पीछे होता है। और जब तक हम इस संघर्ष को पहचानते नहीं, हम खुद को बार बार उन्हीं पुरानी गलतियों में उलझा पाते हैं। जॉश कॉफमन हमें बताते हैं कि इंसानी दिमाग मूल रूप से प्रिडिक्शन मशीन है। यह लगातार दुनिया का विश्लेषण करता रहता है, पैटर्न पहचानता है और अनुमान लगाता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। लेकिन मुश्किल तब होती है जब ये अनुमान गलत निकलते हैं। तब हमारा दिमाग हमें डराता है, हमें रोकता है या बेवजह चिंता में डाल देता है। मान लीजिए आप किसी नए आइडिया पर काम करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं। आपकी सोचती हुई आत्मा कहती है यस, लेट्स गो, लेकिन आपका दिमाग फौरन आपको पुरानी असफलताओं की याद दिलाने लगता है। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? तो लोग क्या कहेंगे? तुम इसमें अच्छे नहीं हो। इसीलिए सफलता सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं आती, वह इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन से आती है। जब आप अपने दिमाग की इन चालों को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जॉश कॉफमन एक बेहतरीन उदाहरण देते हैं। एक मनुष्य का दिमाग एक जंगल के रास्ते की तरह होता है। जिस रास्ते पर बार बार चला जाता है, वह और गहरा होता जाता है। यानी जो आदतें आप बार बार दोहराते हैं, वही आपकी डिफॉल्ट सेटिंग्स बन जाती हैं। तो अगर आपने बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालने की आदत डाली है, तो आपका दिमाग उसी को सही मानने लगेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा मस्तिष्क लचीला है। न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हम नए रास्ते बना सकते हैं, नई सोच, नई आदतें और नए पैटर्न। और जब आप रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को एक नई दिशा में ले जाते हैं, तो वही दिमाग जो आपको पीछे खींचता था, वही अब आपको आगे बढ़ाने लगता है। इसीलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से दोस्ती करनी होगी। उसे समझना होगा, उसकी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उसे धीरे धीरे एक्सपैंड करना होगा। अंत में बात सिर्फ कामयाबी की नहीं है, बात उस इनर फ्रीडम की है जहां आप अपने डर को, अपनी आदतों को और अपनी सोच को अपने मुताबिक ढाल सकें।
जहां आप खुद को रोकने के बजाय खुद को आजाद कर सकें। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल फैसले से डरें तो रुकिए, अपने अंदर झांकिए और खुद से कहिए, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं और मैं इसे सिखा सकता हूं कि कैसे जिया जाता है। क्योंकि सच्ची शिक्षा सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब आप खुद को समझने लगते हैं। चैप्टर 7, अपने आप के साथ काम करना, यानी वर्किंग विद योरसेल्फ। क्या आपने कभी खुद से लड़ाई की है? वो लड़ाई जहां कोई दुश्मन सामने नहीं होता, फिर भी आप थक जाते हैं, हार मानने लगते हैं। वो लड़ाई जो हमारे ही भीतर चलती रहती है, कभी हमारी इच्छाओं से, कभी हमारी आदतों से और कभी हमारी कमजोरियों से। हर सुबह जब हम जागते हैं तो सामने एक खाली दिन होता है, एक मौका, एक संभावना। लेकिन फिर फोन उठता है, नोटिफिकेशंस आते हैं और हमारी चेतना बिखर जाती है। ऐसा लगता है जैसे हमारा ध्यान, हमारी ऊर्जा और हमारा समय हमारे ही काबू में नहीं है। जॉश कॉफमन हमें उस सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिससे हम रोज भागते हैं। हमारा सबसे बड़ा संघर्ष किसी और से नहीं बल्कि खुद से होता है। अगर हम खुद को नहीं समझ पाए, अगर हम अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने इमोशंस पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो दुनिया का कोई सिस्टम, कोई ज्ञान, कोई बिजनेस मॉडल हमें सफल नहीं बना सकता। अब सोचिए, एक इंसान है जो हर दिन सोचता है कि वो आज से बदलाव शुरू करेगा। वो प्लान करता है, डेडलाइंस बनाता है, मोटिवेशनल वीडियो देखता है, लेकिन जब असल काम का समय आता है तो मन कहता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, या अभी मूड नहीं है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है ना? यह वही जगह है जहां सेल्फ मैनेजमेंट का असली मतलब सामने आता है। खुद को मैनेज करना सिर्फ टाइम टेबल बनाने या प्लानर्स भरने से नहीं होता। यह एक डिसिप्लिन है, एक अंदरूनी संवाद है जो हमें यह सिखाता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना है, कैसे एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है और कैसे अपने माइंडसेट को क्लैरिटी की ओर ले जाना है। जॉश कॉफमन कहते हैं कि अगर हम अपनी जिंदगी की बागडोर सही मायनों में अपने हाथों में लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। क्योंकि जहां ध्यान जाता है वहीं ऊर्जा जाती है, और जहां ऊर्जा जाती है वहीं जीवन बनता है। हर दिन आपको यह तय करना होता है कि आप क्या चुनेंगे, कंफर्ट या ग्रोथ। आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि असली शांति तभी आती है जब आप मुश्किलों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। जॉश कॉफमन यह भी बताते हैं कि हमें अपने काम के पीछे के इमोशंस को समझना होगा। हम कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुश्किल है, हम उसे इसलिए टालते हैं क्योंकि हम डरते हैं असफल होने से, आलोचना से या खुद से निराश हो जाने से। लेकिन यही डर अगर समझदारी से सामना किया जाए तो वो आपको औरों से अलग बनाता है। इसके अलावा हमारे हैबिट्स, हमारी आदतें हमारे भविष्य का फाउंडेशन बनाती हैं। हर छोटी आदत, हर छोटी जीत हमें उस इंसान के और करीब ले जाती है जो हम बनना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर दिन महान काम किए जाएं, लेकिन यह जरूरी है कि हर दिन आप खुद से एक वादा निभाएं, चाहे वो 10 मिनट का फोकस्ड काम हो या एक डिस्ट्रैक्शन को ना कहना हो। जॉश कॉफमन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि सफलता कोई स्प्रिंट नहीं है, यह एक मैराथन है, और इस दौड़ में आपका सबसे अच्छा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों आप खुद होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने अंदर चल रही लड़ाइयों को जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर दिन आपके कंट्रोल में हो, अगर आप अपने लक्ष्य के इतने पास जाना चाहते हैं कि वो बस हाथ भर की दूरी पर लगे, तो आपको खुद से काम करना सीखना होगा। खुद को जानिए, खुद से जुड़िए और खुद को वो सम्मान दीजिए जो आप दूसरों से चाहते हैं। क्योंकि जब आप अपने आप से जीत जाते हैं तब दुनिया की कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं लगती, और यही असली पर्सनल MBA है। चैप्टर 8, दूसरों के साथ काम करना, यानी वर्किंग विद अदर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भी महान काम के पीछे एक अकेला इंसान नहीं होता? हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और मिलकर उस विजन को हकीकत में बदलते हैं। लेकिन यह साथ काम करना सिर्फ एक टीम में मौजूद होना नहीं होता। यह एक कला है, एक भावना है, एक सटल सी स्किल है जो हर किसी के पास नहीं होती। हम सब ने कहीं ना कहीं यह अनुभव किया है। कोई टॉक्सिक बॉस, एक कामचोर सहयोगी, या फिर एक ऐसा माहौल जहां काम तो होता है लेकिन मन से कोई जुड़ा नहीं होता। और फिर
कुछ ऐसे अनुभव भी होते हैं जहां लोगों के साथ काम करना इतना सुलभ, इतना प्रेरणादायक लगता है कि समय कब बीत गया पता ही नहीं चलता। यही फर्क होता है कनेक्शन और सिर्फ कांटेक्ट में। द पर्सनल एमबीए का यह भाग उसी कनेक्शन की बात करता है। यहां इंसानी रिश्तों की बारीकी को समझाया गया है, जिससे न सिर्फ टीमों का निर्माण होता है बल्कि लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट का भी विकास होता है। मानव स्वभाव जटिल है। हर व्यक्ति की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी सीमाएं होती हैं। लेकिन जब आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझना शुरू करते हैं, तब आप सिर्फ एक अच्छा प्रोफेशनल नहीं बनते, बल्कि एक ऐसा इंसान बनते हैं जो दूसरों को सुनना, समझना और साथ लेकर चलना जानता है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, एक ऑफिस का माहौल जहां हर कोई अपनी बात रख सकता है, जहां आलोचना में भी सम्मान हो, जहां हर फैसला सिर्फ डेटा से नहीं बल्कि इंसानों की भावना को ध्यान में रखते हुए लिया जाता हो। सोचिए कितना सशक्त, कितना प्रोडक्टिव और कितना हेल्दी हो सकता है ऐसा वातावरण। जॉश कॉफमन इसी मानवीय समझ की बात करते हैं। जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो तकनीकी स्किल्स से ज्यादा जरूरी होती है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस। कैसे किसी की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ा जाए, कब चुप रहना ज्यादा बुद्धिमानी होगी और कब सिर्फ एक थैंक यू या वेल डन किसी के दिन को बदल सकता है। ये सारी बातें कोई एमबीए स्कूल नहीं सिखाता, पर यह किताब आपको इन असली लेसन से रूबरू कराती है। हम यह समझने लगते हैं कि असली लीडरशिप का मतलब सिर्फ निर्देश देना नहीं है, बल्कि सामने वाले को वो स्पेस देना है जहां वो खुद को सुरक्षित, सुना हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करे। एक लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो सबसे बेहतर सुनता है। दूसरों के साथ काम करना एक ऑनगोइंग जर्नी है। इसमें धैर्य लगता है, समझदारी लगती है और कभी कभी अपनी ईगो को थोड़ा पीछे छोड़ने की हिम्मत भी। लेकिन जब यह कनेक्शन बनता है, तब टीम सिर्फ टीम नहीं रहती, वो एक परिवार बन जाती है, एक मूवमेंट बन जाती है जो किसी भी लक्ष्य को पा सकती है। हर सफल बिजनेस, हर बड़ा प्रोजेक्ट और हर महान विचार के पीछे कुछ लोग होते हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, जो एक दूसरे की अच्छाइयां पहचानते हैं और जो जानते हैं कि अलोन यू कैन गो फास्ट बट टुगेदर यू कैन गो फार। तो अगली बार जब आप किसी के साथ काम करें, चाहे वो आपका जूनियर हो, सीनियर हो या कोई कोलैबोरेटर, सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दीजिए, उनके इमोशंस को महसूस कीजिए, क्योंकि असली कनेक्शन वहीं से शुरू होता है। और शायद इसी समझ से आपका अगला प्रोजेक्ट सिर्फ काम नहीं, एक यादगार अनुभव बन जाए। चैप्टर 9, प्रणालियों को समझना यानी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रेस्तरां, एक कार, एक मोबाइल ऐप या यहां तक कि आपकी खुद की जिंदगी, ये सब किसी न किसी सिस्टम के तहत ही काम करते हैं। हम दिन भर सैकड़ों चीजों से घिरे रहते हैं, लेकिन बहुत कम बार हम इस पर रुककर सोचते हैं कि ये सारी चीजें अपने आप नहीं चल रही। उनके पीछे एक पूरी व्यवस्था है, एक सोच, एक ढांचा, जिसे हम सिस्टम कहते हैं। तुम पा रहा हूं। कल्पना कीजिए कि आप एक छोटे से गांव में रहते हैं। वहां एक नदी है जो पूरे गांव को पानी देती है। हर कोई उसी नदी से पानी लाता है, खाना बनाता है, नहाता है। लेकिन एक दिन पानी अचानक गंदा आना शुरू हो जाता है। लोग बीमार होने लगते हैं। अब गांव वाले ये सोचने लगते हैं कि आखिर गड़बड़ी कहां है, बाल्टी में, हाथों में या कहीं और। लेकिन असली समस्या न तो बाल्टी में थी न हाथों में। असली गड़बड़ी तो उस नदी के ऊपरी हिस्से में थी, जहां एक नया कारखाना खुला था और उसने अपशिष्ट, वेस्ट, पानी बिना सोचे समझे नदी में छोड़ना शुरू कर दिया था। यही बात बिजनेस और जिंदगी पर भी लागू होती है। जब हम किसी चीज में बार बार फेल हो रहे होते हैं या जब हमारी मेहनत के बावजूद नतीजे नहीं आ रहे होते, तो जरूरी नहीं कि गड़बड़ी हमारे इरादों या कोशिशों में हो। कई बार दोष उस सिस्टम का होता है जिसमें हम काम कर रहे हैं। जॉश कॉफमन यही बात बेहद सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाते हैं। वह कहते हैं, अगर आप अलग परिणाम चाहते हैं तो केवल अपने व्यवहार को नहीं बल्कि उस ढांचे को भी बदलना होगा जिसमें आप काम कर रहे हैं। एक बार एक स्टार्टअप कंपनी के मालिक ने अपने सेल्स टीम से कहा कि वो अगले 3 महीने में डबल टारगेट पूरा करें। टीम ने जी जान लगाई, ओवरटाइम किया, हर ग्राहक से जुड़ने की कोशिश की, लेकिन नतीजा लक्ष्य से बहुत पीछे। जब मालिक ने गहराई से देखा तो समझ आया कि उनके सीआरएम सिस्टम में डेटा लेट अपडेट हो रहा था। मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था
और पुराना कम्युनिकेशन टूल हर दिन क्रैश होता था। यानी टीम की नाकामी की वजह उनकी मेहनत नहीं थी, बल्कि वह सिस्टम था जो उनके काम में रुकावट बन रहा था। सिस्टम को समझना एक ऐसी कला है जो एक बार आ जाए तो आपकी सोच की दिशा ही बदल जाती है। आप सिर्फ सतह पर दिखने वाले लक्षणों से नहीं लड़ते, आप जड़ पर वार करना सीख जाते हैं। आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि किसी भी चीज का परिणाम क्यों आया और वो प्रक्रिया कौन सी थी जिसने उस परिणाम को जन्म दिया। कई बार हम लोग किसी इंसान को गलत या नालायक कह देते हैं बिना ये समझे कि वो किस सिस्टम में काम कर रहा है। जैसे एक खिलाड़ी अगर बार बार हार रहा है तो क्या वो खुद ही दोषी है, या फिर कोचिंग, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और सपोर्ट का सिस्टम ही कमजोर है। जब आप सिस्टम्स को समझना शुरू करते हैं तो आप दोष देने के बजाय समाधान ढूंढना शुरू करते हैं। आप अपने आसपास की हर चीज को एक नेटवर्क की तरह देखने लगते हैं, जहां हर कड़ी, हर नोड, हर लिंक किसी परिणाम को जन्म देती है। और जब आप इस नेटवर्क को समझ लेते हैं तो आपके पास बदलाव लाने की शक्ति आ जाती है। जॉश कॉफमन यही कहते हैं कि सिस्टम केवल मशीन या कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होते। हमारी सोच, हमारे रिश्ते, हमारा व्यवहार, यहां तक कि हमारी आदतें भी एक सिस्टम का ही हिस्सा होती हैं। अगर आप जीवन में बेहतर नतीजे चाहते हैं तो आपको अपनी सिस्टम समझ को मजबूत करना होगा। किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि हर विफलता एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि अक्सर एक टूटे हुए सिस्टम की निशानी होती है। और अगर हम इस सच्चाई को पहचान लें तो बदलाव सिर्फ संभव नहीं बल्कि अनिवार्य बन जाता है। चैप्टर 10, प्रणालियों का विश्लेषण यानी एनालाइजिंग सिस्टम्स। कभी कभी जिंदगी बिल्कुल वैसी लगती है जैसे एक पुराना रेडियो। बाहर से सब सही दिखता है, लेकिन भीतर कहीं कुछ गड़बड़ चल रही होती है। आवाज टूट रही होती है, संकेत कमजोर होते हैं, लेकिन जब तक हम खोलकर भीतर नहीं देखते तब तक असली समस्या क्या है ये हम समझ नहीं पाते। यही बात किसी भी सिस्टम, चाहे वो आपका व्यापार हो, दिनचर्या हो या सोचने का तरीका, सभी पर लागू होती है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा चलता है जो बार बार तकलीफ देता है, थका देता है या रिजल्ट नहीं देता, लेकिन हम उसे सुधार नहीं पाते क्योंकि हम उसकी जड़ तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। हम ऊपरी सतह को देखते हैं, जैसे कोई मशीन ठीक से काम नहीं कर रही तो बस उसके बटन दोबारा दबा दिए, लेकिन असल समस्या उसके भीतर के कनेक्शन में हो सकती है। कितनी बार आपने सोचा है कि मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, फिर भी आउटपुट वैसा नहीं मिल रहा। एक स्टार्टअप शुरू किया लेकिन ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं हुई। एक रूटीन बनाया लेकिन महीने भर में ही ढह गया। यही वो पल होते हैं जब सिस्टम को समझने से ज्यादा जरूरी होता है उसे गहराई से एनालाइज करना। सिस्टम का विश्लेषण करना कोई बड़ा तकनीकी काम नहीं है। ये एक इंसान की उस समझ का हिस्सा है जो वो खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अपनाता है। जॉश कॉफमन हमें एक अनोखा नजरिया देते हैं जिसमें हम हर प्रक्रिया को एक मशीन की तरह देखते हैं, जिसमें इनपुट्स, आउटपुट्स, फीडबैक और कंट्रोल्स होते हैं। लेकिन ये कोई निर्जीव मशीन नहीं होती। ये हमारे काम, हमारे इरादों और हमारे विचारों से जुड़ी होती है। कल्पना कीजिए कि आप एक बगीचे में रोज पानी डालते हैं, पेड़ नहीं बढ़ रहा, आप पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। अब अगर आप सिस्टम को ऑब्जर्व करें, आप पाएंगे कि मिट्टी में पोषण नहीं है या सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच रही। यहां केवल पानी डालना हल नहीं है। यही होती है एक सिस्टम को सरफेस से हटकर भीतर से देखने की कला। जब हम अपने व्यापार में बार बार वही मिस्टेक दोहराते हैं, जैसे ग्राहक आ तो रहे हैं लेकिन दोबारा नहीं लौटते, तब हमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि पूरे कस्टमर जर्नी को देखना होता है। क्या हमारी डिलीवरी टाइम सही है? क्या ग्राहक को जो वादा किया गया था वो पूरी तरह पूरा हुआ? ये सारी चीजें एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा हैं। जॉश कॉफमन बताते हैं कि हर सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसे मापा जा सकता है, और जब आप किसी चीज को माप सकते हैं तभी आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन मेजरमेंट से पहले हमें सही सवाल पूछने की आदत डालनी होती है, जैसे क्या यह प्रोसेस डिजायर्ड रिजल्ट दे रहा है? अगर नहीं तो कौन से हिस्से में फ्रिक्शन हो रहा है? यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, फीडबैक लूप्स का। यह लूप हमें बताता है कि हमारी हर क्रिया का कोई ना कोई परिणाम होता है जो आगे जाकर हमारे भविष्य के डिसीजंस को प्रभावित करता है। जैसे किसी दोस्त को बार बार अनदेखा करने पर एक दिन वह दूर हो जाता है, वैसे ही किसी सिस्टम में नेगेटिव फीडबैक लूप लगातार नुकसान पहुंचा सकता है अगर समय रहते उसे समझा न जाए। इस अध्याय में एक सटल लेकिन जरूरी एहसास यह है
कि सिस्टम्स में बदलाव लाने के लिए हमें उन्हें दोष देने की जरूरत नहीं होती, बल्कि समझने की जरूरत होती है। हर टूटे हुए प्रोसेस के पीछे एक कहानी होती है, या तो कुछ ओवर सिंप्लीफाइड किया गया है या कुछ अनदेखा। पर जब हम एक ऑनेस्ट और डीप नजर से उस कहानी को पढ़ते हैं तो समाधान सामने आने लगते हैं। हर एंटरप्रेन्योर, हर सोचने वाला इंसान और हर लर्नर के लिए सिस्टम्स की समझ सिर्फ एफिशिएंसी का टूल नहीं, ये क्लैरिटी का आईना है। ये हमें अपनी गलतियों से भागने नहीं देता, बल्कि उन्हें गले लगाकर सुधारने का रास्ता दिखाता है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कोई चीज ठीक से काम नहीं कर रही, चाहे वो आपकी स्टडी स्ट्रेटेजी हो, आपका ऑफिस वर्क फ्लो हो या आपके सपनों की दिशा, तो एक बार सिस्टम को भीतर से देखकर देखिए, सवाल पूछिए, पैटर्न्स को पहचानिए और छोटे छोटे सुधारों से शुरुआत कीजिए। चैप्टर 11, प्रणालियों में सुधार यानी इंप्रूविंग सिस्टम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग या संस्थाएं लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी वहीं के वहीं रह जाते हैं? जिंदगी में बहुत बार हम ये सोचकर रुक जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अब और क्या बदलना। लेकिन सच्चाई यह है कि जहां सुधार रुक जाता है वहीं विकास भी थम जाता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे किसान की जिसने एक जमाने में अपने खेतों से भरपूर फसल पाई। हर साल वही बीज, वही तरीके और वही मेहनत पर धीरे धीरे उसकी जमीन बंजर होने लगी। वजह, उसने कभी अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया। वही सिस्टम, वही सोच और वही प्रक्रिया जो कभी काम करती थी अब बोझ बन चुकी थी। यही बात जीवन के हर क्षेत्र में लागू होती है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, कोई प्रोफेशनल, उद्यमी या किसी छोटे से स्टार्टअप के मालिक, अगर आप रोजाना अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं करते, उन्हें बेहतर नहीं बनाते, तो आप समय के साथ पिछड़ने लगेंगे। जॉश कॉफमन यही समझाते हैं, हर सफल व्यक्ति और संगठन के पीछे एक ऐसा सिस्टम होता है जो लगातार विकसित हो रहा होता है। लेकिन सिस्टम को सुधारने का मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को बदल डालें। इसका मतलब है उन छोटी छोटी दरारों को ढूंढना जो लंबे समय में बड़ी समस्याएं बन सकती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक नदी बह रही हो, लेकिन बीच में कहीं एक पत्थर आ गया हो। अगर उस पत्थर को समय पर हटा दिया जाए तो बहाव फिर से साफ हो सकता है, लेकिन अगर उसे अनदेखा किया जाए तो वो छोटा सा पत्थर धीरे धीरे गाद, कीचड़ और रुकावटों का ढेर बना देता है। हमारी जिंदगी, हमारे काम और हमारे रिश्ते, ये सब छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बने होते हैं। एक अच्छा रूटीन, एक साफ प्रोसेस, एक ईमानदार फीडबैक सिस्टम, ये सब कुछ ऐसे इनविजिबल टूल्स हैं जो हमारी एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जॉश कॉफमन एक गहरी बात कहते हैं, अगर आप हर दिन एक छोटा सुधार करें तो उसका असर आपके पूरे भविष्य पर पड़ता है। सुधार की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज चाहिए ईमानदारी। खुद से यह सवाल करना कि क्या मैं अपने काम को बेहतर बना सकता हूं? वो क्या जो मैं कर रहा हूं उसमें कहीं समय की बर्बादी तो नहीं हो रही? क्या जो तरीका मैं आज अपना रहा हूं वो अगले 5 साल भी कारगर रहेगा? इन सवालों के जवाब मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन यही सवाल हमें उस डिस्कम्फर्ट जोन में ले जाते हैं जहां असली विकास होता है। कल्पना कीजिए एक कंपनी की जिसने अपने एक डिपार्टमेंट में सिर्फ 5 मिनट की मीटिंग रोज शुरू की, सिर्फ यह जानने के लिए कि क्या हम आज कुछ बेहतर कर सकते हैं। शुरुआत में यह मजाक जैसा लगा, पर कुछ महीनों में उस कंपनी की प्रोडक्टिविटी 40% बढ़ गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुधार की गुंजाइश को एक आदत बना लिया। ठीक उसी तरह आप भी चाहें तो अपनी लाइफ का कोई भी एरिया, पढ़ाई, सेहत, पैसे का मैनेजमेंट या आपके रिश्ते, सब में सुधार ला सकते हैं। अगर आप विलिंग हों कुछ नया देखने और अपनाने के लिए, तो सवाल यह नहीं है कि क्या सुधार की जरूरत है, सवाल यह है कि क्या मैं बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, याद रखिए, सिस्टम्स कभी परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें परफेक्शन की दिशा में ले जाना ही असली कामयाबी है। हर बार जब आप कुछ बेहतर करते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप सिर्फ अपने सिस्टम को नहीं बल्कि खुद को भी अपग्रेड कर रहे होते हैं। तो चलिए आज एक छोटा कदम उठाइए। अपनी जिंदगी की उस एक आदत, एक प्रक्रिया या एक सोच को चुनिए जिसे आप सुधार सकते हैं, और फिर देखिए कैसे ये छोटी पहल आने वाले वक्त में एक बड़ी क्रांति बन सकती है। क्योंकि सुधार ही असली शक्ति है और सुधार की शुरुआत हमेशा आपसे होती है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।